वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल देव एंड वेलकम बैक टू द क्रीड इंटरनेशनल स्कूल आरा। आज हमें अपने लेक्चर नंबर 1 में, बिकॉज ये हमारा चैप्टर नंबर चैप्टर नया है, दैट इज आर एनवायरनमेंट। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है मुझे ये। बच्चा, बहुत जगह पे आपने सुन रखा होगा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं तो सुन रखा होगा अपने टेलीविजन, न्यूज़पेपर, लोगों से। लेकिन क्या होता है जब हम इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में अपना वेस्ट जो है छोड़ते हैं, ये होता है जब आप अपना वेस्ट जो है इस इन्वायरमेंट में डाल दो। देखो इन्वायरमेंट को क्या कर दे रहे हो आप, ठीक है। सिर्फ माला जपने से नहीं होगा। ओके, आप ये जानते हो कि जितने भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ढेर सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, है ना। तुम्हारी बॉडी में ढेर सारे एंजाइम्स जो अलग अलग जो है फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ये तुम्हारा खाना है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अंदर फैट्स होता है। तो इन सब के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं एंजाइम्स नामक। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब इसके लिए अलग एंजाइम, इसके लिए अलग एंजाइम, फैट्स के लिए अलग एंजाइम, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। मतलब सब कोई अलग अलग चीज को जो है, सब अलग अलग चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम है। ओके, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा होता है। लाइपेज एंजाइम है, वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और पैनक्रियाटिक एमिलेज जो है वो क्या कर रहा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब अगर लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को सीरियस लेकर के पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो बात को समझो। तुम्हारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो फैट है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तुम्हारा बॉडी उसको डायरेक्टली लेता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है बच्चा, तो ये कन्वर्ट करता है एक सिंपलर फॉर्म में। क्योंकि आपके बॉडी के लिए फैट या कार्बोहाइड्रेट या जो चीजें हैं, प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो आपके बॉडी के अंदर जो एंजाइम है उसको क्या करता है? छोटे छोटे हिस्से में बांटता है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करता है आपके हिसाब से, आम जुबान बात करें तो जैसे प्रोटीन के लिए छोटा हिस्सा क्या है? एमिनो एसिड। फैट्स के लिए फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट से क्या है? शुगर, ग्लूकोज। ये उस चीज में कन्वर्ट कर रहा होता है। और हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ रखे हैं कि जैसे ये कन्वर्जन हुआ मतलब डाइजेशन हो गया, ठीक है। आम जुबान में तुमको समझाने के लिए समझो कि मान लो तुम आटा लेकर के डायरेक्ट तो नहीं ना खाते, उसको बनाते हो। और रोटी भी बन जाता है तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा में करके खाते हो ना। उसी तरीके से जब आप रोटी भी खा लिए तो वो भी उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसको छोटा छोटा हिस्सा में करता है और कैसे कैसे सब न्यूट्रिएंट्स को बांट देता है, फैट को, प्रोटीन को, दुनिया भर को। सब एंजाइम को बोलता है भैया फैट आया है तो वो काम करने लगा, प्रोटीन आया है तो ट्रिप्सिन काम करने लगा, ठीक है। ओके, अब समझते हैं कि हम जो है क्यों कोयला से एनर्जी नहीं निकलवा पाते हैं। ऐसे मानते हो ना, कोयला जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो तुमको हीट एनर्जी क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता बेटा? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो उस चीज को कन्वर्ट कर पाए या ब्रेक डाउन कर पाए। बिकॉज एंजाइम्स इन आवर बॉडी आर अनसुटेबल टू ब्रेक कोल एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट, ठीक है। तो because of this many human made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes। इसी तरीके से बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं उनके पास भी ऐसे एंजाइम्स नहीं मौजूद हैं कि वो इस प्लास्टिक वगैरह चीजों को ब्रेक डाउन कर पाए, है ना। तुम कचरा फेंक दिए थे वहां पे रोड पे, तो तुम सोच रहे हो तो क्या होता है? गाय, भैंस, कीड़ा मकोड़ा, ये सब जो है क्या करते? खा जाते हैं। अब वो खाएंगे तो उसके पास तो ऐसा एंजाइम है नहीं कि उसको ब्रेक डाउन कर पाए। और एक चीज और, डिग्रेड करने के लिए आपको पता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है? बहुत सारी बैक्टीरियाज होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर चीज को डिग्रेड कर रहा होता है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारे जो ह्यूमन मेड मटेरियल है ना प्लास्टिक का, वो लोग जो है डिग्रेड नहीं कर पाते। मतलब जो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है उस डिग्रेडेशन को करने के लिए, या फिर जो भी सैप्रोफाइट्स है जो कि डिग्रेड करवाते हैं, वो ब्रोक नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक,
है ना, बिकॉज द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई लैक द रिक्वायर्ड एंजाइम। जो बैक्टीरिया हैं उनके बॉडी में जो है रिक्वायर्ड एंजाइम नहीं होता है। ओके, सो दीज मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर and under the ambient conditions found in environment these persist for a long time। आपने जिस तरीके से आप प्लास्टिक खा करके पचा नहीं सकते, उस तरीके से बैक्टीरिया भी उस चीज को जो है खा करके डिग्रेड नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता, ब्रोकन डाउन नहीं, ब्रेक नहीं कर सकता है। अब नहीं कर सकते तो ये लोग जो है बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं, है ना, अंडर सम सुटेबल कंडीशन। ये बहुत लंबे समय तक कंडीशन जो है परसिस्ट करते, प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक आपके पास रहता है आपके दुनिया में। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस जिसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो हम उन सारे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जैसे फूड वूड है ना, ये सब खाने पीने के पदार्थ। और जिसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते वो लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल आते हैं, जैसे ये सारे लोग। ओके, अब these substances में भी इनर्ट, मतलब वो केमिकली इनएक्टिव होंगे, इस ये भी एक कारण है। और दे सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दे मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ना आपस में मिल बांट करके दिनचर्या चलाते हैं ना, तो वो इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग केमिकली इनएक्टिव हैं, और दूसरा नंबर चीज, इसके वजह से वो लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिससे इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे देखो ये लोग मान लो खा हुआ लिया तो देखो क्या होता है, ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है ना आपको। सर इकोसिस्टम की बात करी आपने, तो इकोसिस्टम बता भी दो। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एज वेल एज बहुत सारी फिजिकल सराउंडिंग जो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ टू मेंटेन अ बैलेंस नेचर को बैलेंस रखने के लिए, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यूज करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। So all the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem। मतलब living और non-living दोनों को मिला करके हम बोलते हैं इकोसिस्टम है। So all these organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं ना। वो किससे अफेक्टेड होती हैं? बाई एबायोटिक कंपोनेंट्स। मान लो पानी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उससे भी तो हमारा जो है दिनचर्या चलता है ना, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। हवा की ज़रूरत है, सॉइल की ज़रूरत है उपजाने के लिए, मिनरल्स की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है, सब चीज़ की ज़रूरत है। टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से बनाओगे? समझ में आ रहा? जो इतने लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब ये इसके बिना अधूरा है और नॉन लिविंग थिंग्स भी इसके बिना अधूरा है। मान लो कि हम केयर ना करें पर्यावरण की, नेचर की, एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो कहाँ से वो जिंदा रहेगा? तो एक दूसरे के साथ हम निभाते हैं। जैसे गार्डन है, एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर इंसेक्ट रहते हैं, गार्डन में ग्रास, ये भी एक इकोसिस्टम का अंतर्गत ही आता है, बर्ड, फ्लावरिंग ट्रीज, फ्रॉग, ये सब एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ग्रोथ करते मतलब बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं सब अफेक्टेड हैं एबायोटिक कंपोनेंट से भी। ये कुछ इकोसिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल है, जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, नहीं ये तो नेचुरल है मेरे भाई, पॉन्ड्स, लेक्स, फॉरेस्ट, ये एक इकोसिस्टम है ना। बायोटिक एबायोटिक सब लोग, जैसे पत्थर है, पानी है, ये निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और वहीं पे जीव भी है वहाँ पे, ये जैसे पेड़ हो गए हैं और छोटे मोटे एक्वाटिक एनिमल्स हो गए हैं, ये सब लोग। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है, जिसको हमने अपने अनुसार बनाया हमने। जैसे अपने क्रॉप फील्ड में, गार्डन में, क्रॉप में क्या था? सॉइल था, पत्थर था, ये सब क्या था? नॉन लिविंग था। उसमें पेड़ पौधे क्या है? लिविंग है। अब चलो हमने घर बना लिया, इकोसिस्टम बना लिया, अब उसके आगे बात करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स।
अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मतलब एक है प्रोड्यूसर जो बनाते हैं, कंज्यूमर खाते हैं, डिकम्पोजर उसको पचाते हैं, मतलब उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं। ये हम लोग पढ़ रखे हैं पहले से। चलो हम रिकॉल करते क्या क्या हमने पढ़ा। प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? सो दीज ऑर्गेनिज्म मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। खाद वाद छीट वूट के जो है हम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं ना, जो तुम्हारे खाने के योग्य है, शुगर स्टार्च ये सब। याद है फोटोसिंथेसिस? मुझे याद है, मुझे लगता है कि क्लास 1-2 से ही स्टार्ट कर देते हो तुम लोग। सनलाइट आया, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसको यूटिलाइज किया, पानी बना, खाना बना, है सब बनता ना, ऑक्सीजन बनता है। ओके, so for this utilize radiant energy from the sun, they do this in the presence of chlorophyll। बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग होशियार हो। So all green plants and certain blue green algae are example of producer। ये सारे लोग प्रोड्यूसर में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। बिकॉज टू ट्रैप सनलाइट दे रिक्वायर क्लोरोफिल, तो उसको क्लोरोफिल की जरूरत होती है, इसलिए ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही प्रोड्यूसर बोला गया, क्योंकि खाना खुद से वही लोग बनाते हैं। अब तुम्हारी अम्मा प्रोड्यूसर नहीं है बच्चा। प्रोड्यूसर कौन है? जो कि सनलाइट से का यूज करके अपने अंदर जो उसके पास क्लोरोफिल था उसका यूटिलाइज करके खाना बनाता है। इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं? यस, कंज्यूमर्स बोलते हैं, है ना। जैसे इंसेक्ट हो गया, माउस हो गया, आउल हो गया, और अलग अलग टाइप के हमारे पास कंज्यूमर है। हार्बीवोरस सिर्फ फूल पत्ता साग बात मतलब प्लांट खाते हैं। माउस ओमनीवोरस भी हो गया और कंज्यूमर्स भी हो। ओमनीवोरस हो गया मतलब पौधा भी खाता है, प्लांट वगैरह भी खाता है और मांस भी खाता है। कुछ कार्निवोरस जो सिर्फ मांस खाते हैं। अलग अलग कंज्यूमर्स हैं। सो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट पे, और ये इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ये लोग, क्योंकि ये खाएगा तो इसको ये खाएगा ठीक है, और ये इसको खाएगा तो ये इसको खाएगा, मतलब इसी टाइप का चलता रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन होम द कंज्यूमर्स फीड अपॉन, क्या खाते हैं, हमने क्या बनाया, एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास ऑन अदर प्लांट्स, इनको हमने हार्बीवोरस बनाया के बारे को रखा, श्रेणी में रखा। कार्निवोरस जो मांस खाते हैं उसको, जो फ्लेश खाते हैं उसको कार्निवोरस रखा, जो दोनों खाते हैं उसको हमने ओमनीवोरस नाम दिया। पैरासाइट्स, खून चूसने वाले। सो एन एनिमल और प्लांट्स दैट लिव्स ऑन इन एन अनदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच इट गेट्स इट्स फूड ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट। मतलब हम लोग खा पी के खूब खून वून बनाए और ये लोग आके बस पाइप लगा करके खींच लेते हैं, खून चूसने वाले। तो ये इनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। ओके, चलो समझते हैं फूड चेन को। फूड चेन क्या होता है? एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फ्रॉम अ फूड चेन। कौन क्या खाता है, किसको कौन खाता है, ये फूड चेन हो गया, है ना। जैसे मान लो ये प्रोड्यूसर है, इसको खाया रैबिट ने जो कि हार्बीवोरस है, इसको खाया इसने, एक कार्निवोरस है, ये क्या बना दिया? एक फूड चेन बना दिया, है ना। ये इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट चलता है ना। जैसे एक भी फूड चेन, मेज है, मेज को खाया इसने, लोकस्ट ने, लिजर्ड ने लोकस्ट को खाया, स्नेक ने लिजर्ड को खाया, और इसके आगे ह्यूमंस भी हो सकते, कुछ सांप भी खाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग और उधर आ जाते हैं। सो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। लेवल, ट्रॉफिक लेवल्स है ये, जिसमें प्रोड्यूसर सबसे नीचे आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं। ये पिरामिड बना दो, सबसे नीचे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ओके, so the autotrophs or the producers fix solar energy and make it available for the consumers। autotrophs क्या करते हैं? मतलब autotrophs का मतलब क्या होता है? पढ़ के आए हो ना, कि जो खुद खाना बनाते हैं, है ना, जो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी से का यूज करके वो खाना अवेलेबल करवाते हैं। किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। हाँ, तो कंज्यूमर्स के लिए खाना बन गया। वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
और फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स एनर्जी गोज टू हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि जो खाना बना ये सन एनर्जी सोलर एनर्जी को यूज करके इसने खाना बनाया, इसको कौन खा लिया? हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। और फिर वो जिसने खाना खाया, हेटरोट्रॉप्स इसको बोलते हैं जो कि दूसरे के खाने पर डिपेंडेंट रहता है। तो हेटरोट्रॉप्स ने क्या किया? प्रोड्यूसर का खाना खाया, मतलब एनर्जी ले लिया। अब हेटरोट्रॉप्स ने खाना खा लिया, अब उसको डिकम्पोज कौन कर दिया? छोटे मोटे बैक्टीरिया जो भी हैं, जिसको दफना देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जमीन में डाल देते हैं वापस। तो अब एक चीज समझो, नया मैं चीज बताने जा रहा हूं कि जितने भी प्रोड्यूसर जो है वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं या कैप्चर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1% कैप्चर कर पाता है। मतलब जो भी एनर्जी वो उसके पास क्षमता जितना भी एनर्जी लेने का, तो 1% एनर्जी ले पाते हैं सन से, ठीक है। प्रोड्यूसर कितना परसेंट एनर्जी लेते हैं? 1%। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं इसका 10% एनर्जी ये ले लेता है, ठीक है, हीट एनर्जी लॉस्ट। अब इसका 10% ये ले लेते हैं, यहां पे हीट एनर्जी लॉस होगा। टर्सरी कंज्यूमर उसका 10% ले लेते हैं, वो भी हीट एनर्जी लॉस कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है भैया कि मान लो वहां से 1 लाख आया, ठीक है, कितना? ये उसके पास जितना भी एनर्जी था, मान लो जितना भी एनर्जी था उसका 1% ही ले पाता है ये। वहां से यहां तक एनर्जी जितना भी आया होगा ना, उसका 1% एनर्जी ही ये ले पाता है। अब इसके पास जो एनर्जी होगा उसका 10% ये ले पाता है। रेस्ट कहां जाता है? हीट एनर्जी में खत्म हो जाता है। फिर रेस्ट कहां चला जाता है? हीट एनर्जी। जैसे मान लो कि जैसे उसने खाया, अब हमने जैसे खाया तो हमको तुरंत निकल थोड़ी लोगे, मैं भी तो कुछ ना कुछ काम करूंगा ना। तो मेरा जो है, मैं काम कितना, मेरा 90% काम होगा, मतलब जो भी मैंने एनर्जी लिया इससे, इसने जो भी इससे एनर्जी लिया होगा उसका 90% वो अपने हीट एनर्जी में यूज किया होगा, चलने में, भागने में, कूदने में, दौड़ने में। अब 10% जो बच जाता है वो कौन ले लेता है? ये। फिर ये भी एनर्जी लॉस किया, 10% बचा, इसको ले लिया। ये भी एनर्जी लॉस किया, 10% जो उसको खाता होगा वो ले लिया होगा। हाँ, अब ये टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर्स है, इससे ऊपर कोई नहीं। उसके बाद कहां चला गया? ये डिकम्पोजर के पास चला गया, ठीक है। यहां से भी हीट एनर्जी लॉस हुआ। अब देखो ये एक चेन बन गई, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस हुआ, और साथ में एनर्जी एक दूसरे ने उठा भी लिया। लास्ट में जब डिकम्पोजर एनर्जी लेता है, एनर्जी लूज करता है, वो एनर्जी किसको लूज करता है? इस जमीन को ही। और फिर से वो एनर्जी कहां चला गया? जमीन में। फिर से वहां से वो आएगा, मतलब एक साइकिल है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कि यूनिडायरेक्शनल में आता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? एक हाथ से लेना, एक हाथ से दे देना। So however we know that when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in form of which cannot be used again. कुछ एनर्जी हम जानते हैं, एनर्जी तो हमने लिया किसी को खा के, लेकिन बहुत सारा एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में लूज कर जाते हैं हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में, जिसको आप यूज नहीं कर पाए। जैसे मैंने खाना खाया, हम दौड़ भाग के अपनी एनर्जी हीट एनर्जी में लूज कर ली, उस एनर्जी को हम यूज कर पाएंगे क्या? नहीं, वो एनर्जी को फिर वापस से यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ओके, हाँ। So the green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and converts it into the food energy. मैंने बोला जो सनलाइट से एनर्जी मिलती है, उसके पत्ते के ऊपर जो सन एंड सोलर एनर्जी मिला ना, उसका 1% ही वो यूटिलाइज कर पाता है और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और when green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. एनर्जी लिया उससे, जो ग्रीन प्लांट्स को जिसने खाया उसको तो एनर्जी मिला, लेकिन वहां पे ढेर सारा एनर्जी वो लॉस करता है। किस किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, डाइजेशन के फॉर्म में, जितने भी एक्टिविटीज वो करता है उसके फॉर्म में, है ना। So only 10% amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. 10% ही अगले वाले कंज्यूमर को मिल पाता है। इसको बोलते हैं हम लोग 10% लॉ। अगर 1000 यूनिट अगर प्राइमरी कंज्यूमर ने के पास था तो इसके पास 100 यूनिट ही मिल पाता है। अगर इसको इसने खाया
इसको इसने खाया तो उसको 10 यूनिट और उसको कितना मिलता है, 1 यूनिट मिलता है। तो सोच लो कि सबसे जो ऊपर जो बैठा रहता है वो कितना भी खाए उसको एनर्जी क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो मांस खाने वालों तुमको कितना ही मिलेगा क्योंकि हम सबसे ऊपर है ना, तो तुमको एनर्जी के मामले में कम मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि जो हेटरोट्रॉफ ये जो वेजिटेरियंस है उनके पास ज्यादा एनर्जी मिल सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, समझ रहे हो। अब जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो अपना हाल जाने कि वो क्या करते हैं, उसका जो है उसको कितना एनर्जी मिल पाता। आप सोच लो, तो मैं वेजिटेरियन वालों के साइड हूँ लेकिन मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन। सो फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप। हाँ, एक स्टेप हुआ ग्रास हॉपर, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। देखो 3 से 4 लेवल का होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला में हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। Since so little energy, only 10% of organic matter is available for the next level of consumers। तो अब ये क्यों होता है कि भैया देखो ज्यादा लेवल क्यों नहीं होता, क्योंकि 10% वाला भी तो सिस्टम है। मान लो कि अब 1 हो गया, अब 1% जिसके पास एनर्जी उसको किसी ने खाया तो उसके पास कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, इसीलिए ज्यादा लेवल तक नहीं आता है। तो भगवान भी बताएं कि देखो बुड़बक 4 लोग मिलकर एक दूसरे को खाओ, उससे ज्यादा लोग खाओगे तो लास्ट वाले को एनर्जी नहीं मिलेगा। छोटा छोटा लेवल बनाओ, इसको इसने, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग को कोई नहीं खाता है, ठीक है, हमारे पास बहुत कम एनर्जी होता है, हमको कोई खाएगा तो उसको क्या ही एनर्जी मिलेगा। So the loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains of after 4 ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद बहुत कम एनर्जी बचा रहता है चौथे ट्रॉपिक लेवल के बाद, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी लॉस भी होता है ना। देखो कितना मिलेगा, अब 1% वाला अगर इसके पास रहेगा, मान लो 1%, 10% उसने लिया, 1% लिया, ये इधर थोड़ा सा ये डायग्राम गड़बड़ है, यहाँ से 10%, फिर 1%, फिर 0, फिर वो 0.1% है, ठीक है। हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, सर अभी बोला था आपने कि 1% ही लेता है, फिर 10% कहाँ से दे दिए उसको। नहीं, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि मान लो जो लास्ट में 1% है उसके आगे कितना मिलेगा, उसके आगे वाले को 0.1 मिलेगा, उसके आगे वाले को 0.01 मिलेगा, तो खा के करेगा ही क्या, कितना खाना पड़ेगा उसको कुछ रिलायबल एनर्जी मिलेगा। So there are generally a greater members of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producer। ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोड्यूसर का नंबर चाहिए होता है, मतलब होता है। ओके, अब लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism, which in turn are eaten by several other organism। मतलब आप देखते हो कि ऐसा नहीं है कि एक टाइप के चीजों को कोई एक ही खाता है, एक इसको ये भी खाता है, इसको वो भी खाता है, इसको ये भी खाता है, तो अलग अलग लोग जो है ना ये वेरी भी करता है लेंथ, है ना। तो ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kind, है ना। अब मुर्गी तुम भी खाते हो, शेर भी खा जाएगा, बिल्ली को तो वो भी खा जाएगा, तो अलग अलग लोग भी एक ही चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं ना, खाते हैं ना, खा सकते हैं। ओके, ऐसे ही है। So in this example we can see that a frog eats insects and in turn it is being eaten by a snake or by a crocodile। किसी को दोनों कोई खा सकता है। So let us understand this with one more example। जैसे गाजर को खाया इसने, ये भी खाता है। So rabbit eats carrot और lettuce दोनों, और इसको दोनों खाता है and in turn it is eaten by a fox or an eagle। दोनों को, मतलब रैबिट को 2 लोग खाते हैं, मतलब फॉक्स भी खाता है, ईगल भी खाता है। तो ये क्या बना दिया, एक जाल बना दिया। तो इस जाल को हम क्या कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन आल्सो, दैट इज कॉल्ड अ फूड चेन, फूड वेव, ठीक है। इसको ये भी खाता है, 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 इसको सब लोग खाते हैं, ये भी खाता है, ये भी खाता है, ये भी खाता है, ये वेव बन गया ना, इसको बोलते हैं हम लोग फूड वेव। अब एक नेक्स्ट टर्म है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बहुत प्यारा टॉपिक है। अब समझो इसमें क्या होता है कि
कुछ sometimes a harmful chemical enters our body through the food chain. We use pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pest. मान लो तुमने पेस्टिसाइड्स और ये डिजीज जो है वाला जो है से रहित मतलब बचाने के लिए आपने डाल दिया जमीन में, उपजा, अब उसके अंदर जो है वो चल गया सब पेस्टिसाइड वगैरह केमिकल चला गया उस खाना में, जो भी फसल है उसमें, उसको किसने खाया? किसी ने खाया होगा। तो ये क्या हुआ, उसके अंदर जो है हार्मफुल केमिकल चला गया ना, जिसने भी खाया उसको, स्नेक ने खाया या जिसने भी खाया उसके अंदर चला गया। सो दीज केमिकल्स आर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में भी जा सकता है, पानी में भी जा सकता है। फ्रॉम देयर दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिश खाते हैं, बर्ड खाते हैं, प्लैंकटन खाते हैं, वाटर खाते हैं, सॉरी वाटर भी खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स वो खाते हैं। So as these chemicals are not degradable, they accumulated progressively at each trophic level. चूंकि ये डिग्रेड नहीं होता है तो ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल वाले ने खाया। जैसे पेड़ में गया तो पेड़ को मान लो कोई इंसेक्ट ने खाया, उस इंसेक्ट को ग्रास हॉपर ने खाया, या ग्रास हॉपर को किस, फिर उसके बाद ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? किसी ऐसे जानवर ने खाया, उस जानवर को कोई और खाता होगा, तो सबके अंदर चलते चला गया ना वही केमिकल। सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और ये मैग्नीफाई होते चला जाता है। जैसे मान के चलो एक पेड़ है ना, इसको ए खाता है, इसको बी खाता है, इस बी को सी खाता है, ठीक है, इतना ही दूर। मान लो इस पेड़ में जो है जहर हो गया, जहर चला गया, केमिकल चला गया। ये जो ए वाला बंदा है, इस ए वाले बंदे ने ऐसे ऐसे 3 प्लांट खा लिए, जिसके पास कितना हो गया? 3। अब ऐसे ऐसे 3 ए को बी ने खा लिया, एक बी आया 3 ए को खा लिया, तो इसके पास कितना हो गया? 3 एक में था तो 3 को खाया तो 9 हो गया। अब ऐसे ऐसे बी को इसने खाया तो कितना हो गया? 3। बी को अगर सी ने खाया तो कितना हो गया? 27, 9, 3। तो ये बढ़ते जा रहा है ना, देख लो मैग्नीफाई होते जा रहा है। इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब थोड़ा आकाश में चला जाए, हवा में। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन कैसे बनती है बच्चा? 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? O3 बनाते हैं। समझ में आ रहा है? सॉरी, 3 लोग मिलकर के 2 बनाते हैं। जैसे देखो 3 O2 है ना, ये मिलकर के 2 O3 बनाते हैं, ओजोन का गैस बनाते हैं, O3 बनाते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। ये क्यों बनाते हैं सर? ये बनाते हैं, हाँ, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर के ओजोन बनाते हैं। अब ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि बच्चा सन से आता है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया तो तुरंत स्किन एलर्जी और स्किन कैंसर सब कुछ से भर देगा तुमको, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए ओजोन जो है वो का लेयर बनाते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर पे, ताकि वो प्रोटेक्ट करे उस यूवी रेस को अंदर आने के लिए, ठीक है। सो वाइल O2 which we normally refers to as oxygen is essential for all aerobic forms of life। बिना ऑक्सीजन के तो आपका खाना भी नहीं पचता है ना, एनर्जी सब कुछ चाहिए ना। तुम खाना खा लो और O2 ना रहे तो क्या तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा? नहीं काम करेगा बाबू, ठीक है। सो ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। ओजोन क्या है? एक डेडली पॉइजन है। सर पॉइजन को आप अभी बता रहे थे कि बचाएगा, हाँ बचाएगा। देखो However, at the higher level of the atmosphere, ozone performs an essential function. क्या essential काम करता है? It seals the surface of the earth from ultraviolet radiation from the sun। जो UV रेडिएशन आता है सन से, उससे वो बचाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में 48 किलोमीटर का ओजोन है, ओजोन लेयर है। और ये रेडिएशन जो है वो क्षमता रखता है कि ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर दे, जैसे स्किन कैंसर वगैरह पहुंचा पाए, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, देखो ना, अंग्रेजों लोग को ज्यादा होता है सब। सो ओजोन एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन, ओके, जिससे आपका पेड़ पौधा ऑर्गेनिज्म ये बचा रहता है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली 1980s के बाद से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होते जा रहा है, कम होते चला जा रहा है।
इसका श्रेय किसको है? हम ह्यूमंस को दिया जाता है, बिकॉज दिस डिक्रीजेस हैज बीन लिंक्ड बाय टू सिंथेसाइज केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम पूरा फ्रिज व्रिज चलाते हैं खूब, उसमें CFC यूज होता है, फ्रिज व्रिज चलाते हैं, उसके अंदर CFC रहता है जो कि क्या करता है, उड़ के जब जाता है ना तो डिप्लीट करता है किसको? हमारे ओजोन लेयर को, ठीक है। सो विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, CFC कहाँ पे है, और एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर भी वो यूज होता है। In 1987, the United Nations Environment Program UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 level. CFC को बैन किया गया है और उसको जो है मतलब जो है बोला गया है कि भैया इसको कम यूज कीजिए या फिर ना के मात्रा यूज कीजिए, तो सारे रेफ्रिजरेटर में CFC हटा दिया गया है। अब आज के डेट में जो CFC जिस रेफ्रिजरेटर में यूज होता है वो बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम दाम वाला होता है, तो सस्ती बनाने के लिए CFC यूज कर देते हैं। तो हम लोग जो है दूसरा ऐसा कूलेंट यूज करते हैं ताकि कूल कर पाए, है ना। और CFC का जो है यूज बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये ओजोन का लेयर डिप्लीट करते चल जाएगा, फिर बुखार छूट जाएगा आपका बढ़िया से। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कैसे गार्बेज को प्रोड्यूस मैनेज करते हैं। इंप्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। लाइफस्टाइल में हमने जो है इतना ज्यादा वेस्ट मटेरियल जो है बना रखा है जिससे हमें जीने योग्य जो है एनवायरनमेंट नहीं बचा है। तो चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव अ रोल टू प्ले विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब देखो बच्चा, कुल मिला के बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा अगर पर्यावरण सुधरे तो उसके लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल का कम वेस्ट यूज करा जाए। सरकार देख लो अपनी तरफ से बार बार प्रयास कर रही है, प्लास्टिक बैन कर रही है, तो आपको झोला बोल रही है, जूट बैग्स यूज करने बोली, क्यों बोल रही है? क्यों बोल रही है? प्लास्टिक वाले जो व्यापारी उन लोग से उसको दुश्मनी थोड़ी है, इसीलिए क्योंकि भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जल्दी आप जो है ये नहीं होगा, ये कचरा बनते रह जाएगा, और बायोडिग्रेडेबल रहेगा तो ये तुरंत डिग्रेड हो जाएगा, है ना। देख लो कचरों का ढेर बढ़ रहा है और वो तुम्हारे इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल को हमको जो है छोड़ना होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर आवर एनवायरमेंट। तो खुश रहो, मजे करो, पढ़ो लिखो। Thank you.